नमस्कार, मैं मनोज सुराजी और आज हम EPCH के चेयरमैन के साथ बैठे हुए हैं। दिल्ली के अंदर या दिल्ली NCR के अंदर एक सबसे बड़ा फेयर लगा हुआ है, ISGF का फेयर है। पूरी दुनिया से लोग आए हुए हैं और स्प्रिंग फेयर बोलते हैं इसको। इसके अंदर जो हमारे चेयरमैन है नीरज जी, हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जिस तरह दुनिया में माहौल है इस समय, सकारात्मक खबरें आ रही हैं सरकार की तरफ से, सब तरफ से उम्मीद है। और EPCH जो लगातार एक्सपोर्टर्स की बात करता है, जिसने लगातार एक्सपोर्टर्स के हित के लिए बात की है, जो सरकार के साथ मिलकर सरकार को समझाता है कि सरकार कैसे एक्सपोर्टर्स का वेलफेयर करे, EPCH ने लगातार काम किया है, हम सब जानते हैं। और 61वां फेयर है ये, कुछ एरिया भी बड़ा है। USP क्या है इस फेयर की, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। और नीरज जी, आप चेयरमैन हैं और आपका ये दूसरा फेयर है चेयरमैन, एज ए चेयरमैन। लगातार जो पिछले फेयर में हमने देखा कि आपने उस निराशा में भी बड़ा जोरदार तरीके से अपनी फेयर को आगाज़ किया था, सब कुछ बढ़ा दिया था, डिस्प्ले अच्छा था, प्रोडक्ट अच्छे थे, इतनी नेगेटिविटी के बाद भी आप उसको संभाल ले गए। लेकिन अब तो चारों तरफ से अच्छी खबरें आ रही हैं, FTA की भी बात हो रही है, US के साथ भी ट्रेड डील हो रही है, मदर ऑफ ऑल डील की बात हो रही है, फादर ऑफ ऑल डील की बात हो रही है। कैसे देखते हैं आप इस फेयर को? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने मुझे अपने चैनल के माध्यम से इस फेयर के लिए फेयर की बात रखने के लिए समय दिया, मौका दिया। और जैसे कि आप जानते हैं, ये 61th एडिशन है हमारा फेयर का। और उतार चढ़ाव इस 67 फेयर के अंदर एक स्वाभाविक बात है कि उतार चढ़ाव हर बिज़नेस के अंदर होता है। और आज अगर बात करें तो आज हम लोग एक ऐसी स्थिति में बैठ गए हैं कि सरकार ने हमें सब कुछ दे दिया। सरकार ने जो हमने सरकार से मांग करी थी कि आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने जो हमारा 50% का टैरिफ था वो 18% पे वो लोग ले आए। और EU में आपका जो FTA हुआ है सारा, जो कि अगले साल से प्रभावित होगा, लेकिन उसका असर अभी से दिखने लग गया। तो अब बारी आती है एक्सपोर्टर्स की, कि एक्सपोर्टर्स जो है क्या कर सकते हैं, उसको कैश कर पाएंगे नहीं, हाँ, कितना कैश कर पाएंगे। और उसको करने के लिए हमें सिर्फ बातों से नहीं, हमें उसमें काम करना पड़ेगा। और आज की तारीख में अगर देखें तो दुनिया में हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान का जो ये शो है, ये सबसे बड़ा शो माना जाता है। और एक्सपोर्टर्स के अंदर एक क्रिएटिविटी का माहौल है। क्रिएटिविटी जब भी आती है जब आपका माइंड फ्रेश हो और काम करने के लिए इच्छुक हो। तो इस फेयर में जब आप घूमेंगे तो आपको 3500 एग्जीबिटर्स आज भी जो है इसमें शिरकत कर रहे हैं। तो उनका शिरकत करने का मकसद ही यही है कि यहाँ से बिज़नेस हम कैसे बढ़ाएं। जो बिज़नेस की पहली सीढ़ी है फेयर और सेल्स, जिसको हम सेल्स एंड मार्केटिंग बोलते हैं, ये पहली सीढ़ी क्रॉस करने के बाद यहाँ से फिर इंक्वायरीज जनरेट होती हैं। इंक्वायरी जनरेट होने के बाद फिर ऑर्डर में कन्वर्ट होती हैं। ऑर्डर आने के बाद हमारा ये अब दायित्व बनता है कि हम अपनी इंडस्ट्री को कैसे अच्छी टेक्नोलॉजी से फैसिलिटेट करें और एक ऐसा सिस्टम बनाएं कि जो हमने अपने बायर्स को कमिट करा है यहाँ पर, वो कमिटमेंट हमारा गलत ना साबित हो और माल टाइम से जाए, क्वालिटी जाए। तो ये सब चीज़ें बहुत अहम होती हैं बिज़नेस को सार्थक बनाने के लिए। और अब जैसे कि गवर्नमेंट ने हमें हमारे पाले में बॉल डाल दी है, अब हमारा काम है कि हम किस तरीके से इसका उपयोग करते हैं। आपने बहुत बढ़िया बात कही कि भाई गवर्नमेंट ने अपना काम पूरा कर दिया, क्योंकि लगातार गवर्नमेंट पर ही सारा दारोमदार था कि भाई गवर्नमेंट अब ये जो जिस तरह से 50% का टैरिफ है वो घटकर US वाला 18% पे आया। और इसके साथ साथ FTA हुआ, UK से हुआ, यूरोप से हुआ, बहुत सारे देशों से हुआ। मैं सुन रहा था आप लोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो मोटी बात है, गेंद आप लोगों के पाले में है।
अब उस गेंद को सही तरीके से गोल में पहुंचाने के लिए मैं देख रहा था आपका एक्टिविटी एरिया है वो आपने पहले एक्टिविटी एरिया में एक्शन ज़्यादा था, नॉलेज कम थी, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े स्पीकर्स आ रहे हैं। जर्मनी से आए थे मिस्टर गोनर, और भी लोग आ रहे हैं, तो अलग अलग चीज़ पे सस्टेनेबिलिटी पर बात हो रही है, कोलैबोरेशन पर बात हो रही है। मतलब आप एक्सपोर्टर्स को नॉलेज इस बार ईपीसीएच ने ऐसा सोचा है कि इसको भुनाने के लिए जो उनको एक्स्ट्रा स्किल चाहिए या जो उनको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए वो आप लोग प्रोवाइड करा रहे हो। ये सब तो चलेगा सर, ये आपका चलेगा, लेकिन आपने अभी कुछ एरिया भी बढ़ाया है क्या फेयर के लिए? अभी हमारा करीब जो है 2000 स्क्वायर मीटर का जो पूरा एरिया है, टोटल हमारा करीब ये 80 से 85 हज़ार मीटर का फेयर होता था। अब ये 1 लाख के आसपास स्क्वायर मीटर। तो ये दुनिया के कुछ चुनिंदा फेयरों में से हो गया? चुनिंदा फेयरों में से एक फेयर है ये। और इस फेयर को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड का हमें जो है जो एक सम्मान है वो मिल चुका है, जो गिने चुने फेयर्स को मिलता है। हम उसमें से एक हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और अगर बात करें नए एग्जीबिटर्स जो हम लेकर के आए हैं, तो उसमें जनरली हम लोगों का ये प्रयास था कि हम छोटे लोग जो जिनके पास जिनके स्टार्टअप वाले लोग जिनके पास एक प्लेटफॉर्म नहीं है या उनके पास संसाधन नहीं है, फाइनेंशियली वो स्ट्रांग नहीं है, वो कैसे अपना बिजनेस शुरू करेंगे, कनेक्शन कैसे डेवलप करेंगे। तो हमने छत्तीसगढ़ के आर्टिजन्स, नॉर्थ ईस्ट के आर्टिजन्स, उत्तर प्रदेश के आर्टिजन्स और कलकत्ता के आर्टिजन्स व साथ साथ जितने नए डिज़ाइनर्स हैं जो अभी एनआईडी से या निफ्ट से अपना पूरा ग्रेजुएशन करके बाहर निकले हैं, और उनको एक प्लेटफॉर्म हमने दिया है जिनसे हम पैसा ना के बराबर चार्ज करते हैं और पूरा स्टॉल उनको हम बना करके देते हैं। स्टॉल का खर्चा भी हम पूरा बेयर करते हैं। और उसके साथ साथ अब ये काम उनका है कि वो जो प्रोडक्ट अपने डिज़ाइन करते हैं और फिर उस प्रोडक्ट को वो लगाते हैं। आर्टिजन्स जो अपना प्रोडक्ट बनाता है उसको हम यहाँ प्लेटफॉर्म देते हैं और उनको परमिट करते हैं कि वो अपना प्रोडक्ट डोमेस्टिकली भी अगर कोई ख़रीदना चाहे तो उनका सेल हो जाए, जिससे उनकी जीविका जो है चलती रहे। जनरली इस फेयर के अंदर डोमेस्टिक क्लाइंट आता है, लेकिन कैश एंड कैरी वाला सिस्टम इस फेयर के अंदर नहीं है। उसी पे आ रहा था आप, अच्छा हुआ आगे। लेकिन हम कैश एंड कैरी वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पर, लेकिन आर्टिजन्स के लिए हमने ये खोल रखा है कि अगर आपके पास कोई डोमेस्टिक या इंटरनेशनल बायर आता है और उसको इमीडिएटली कोई पीस पसंद है तो आप उससे लेकर के आप उसको सेल कर सकते हैं। ये सुविधा इसलिए रखी है कि उसको यहाँ से कुछ आमदनी का जरिया बन जाए, क्योंकि ये तो इन्वेस्टमेंट वाली बात है कि भाई लॉन्ग टर्म पे ऑर्डर मिलता है, 6 महीने में पूरा होता है, तो बड़े प्लेयर खेल सकते हैं जी। छोटा जो बंदा आ रहा है उसके लिए भी, उसका भी आपने ख्याल रखा है जी। नीरज जी, सब कुछ अच्छा, सब तरफ से अच्छी खबर है। आप स्किल डेवलपमेंट की भी बात कर रहे हैं, आप बहुत सारी बातें कर रहे हैं। फर्नीचर की बहुत बात हो रही है कि फर्नीचर में देखिए चाइना अपना मुकाम रखता है, और जो साउथ एशिया में बहुत सारे देश हैं, वियतनाम है, मलेशिया है और ये इंडोनेशिया है, वहाँ से भी बात होती है। लेकिन आपने इस बार क्यों फोकस किया फर्नीचर पर ज़्यादा, और इतना उसका मैंने सुना है उसका एरिया भी कुछ बढ़ा है, तो उसके बारे में बताइए कि आखिर आपका अपने क्या सोचा है, ऐसा क्या दिमाग में आइडिया आया कि भाई फर्नीचर पे ज़्यादा फोकस करते हैं? ऐसा है, जब हम अमेरिका के टैरिफ में जूझ रहे थे वो टाइम हमारे लिए सबसे मुख्य टाइम था मेरे हिसाब से। हमने उसमें अपने डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर विजिट बढ़ाए, नए कंट्रीज़ के बायर्स को से हम जाकर के मिले, वहाँ की सरकारों से मिले। मैं इवन अमेरिका भी अपने डेलीगेशन के साथ जो है पीछे होकर के आया, और जो मैंने बाजार को समझा उसमें मुझे ये लगा कि आने वाला टाइम जो है फर्नीचर का बहुत स्ट्रांग है। तो हमें फर्नीचर को बढ़ावा देना चाहिए हिंदुस्तान से भी, क्योंकि हमारे पास जोधपुर और मुरादाबाद, सहारनपुर, ये 3 क्लस्टर ऐसे हैं जहां फर्नीचर का सबसे अधिक निर्यात होता है और मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो क्यों ना हम इन तीनों क्लस्टर्स को बढ़ावा दें। उसको देखते हुए हमने यहाँ पर जो 2000
मीटर जगह फर्नीचर के लिए स्पेशली निकाली और सारी जगह हमारी सोल्ड आउट हो गई, क्योंकि फर्नीचर को बढ़ाने के लिए स्पेस की अधिक आवश्यकता होती है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अब हम फर्नीचर को प्रमोट करने के लिए आगे भी दूसरे देशों में भी लेकर के जा रहे हैं। जैसे अभी हम अमेरिका के अंदर हाई पॉइंट एक फर्नीचर शो है जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा शो है। अच्छा। उसके अंदर EPCH एक अपना इंडिया का पवेलियन लगाने जा रही है, जिसमें पूरी तरीके से फर्नीचर को समर्पित होगा वो। अच्छा। और वहाँ फर्नीचर के बायर आते हैं, रोज जो है 2 से 3 हज़ार बायर वहाँ फर्नीचर का हाई पॉइंट के अंदर आता जाता है। तो मतलब जो लक्ष्य है सरकार का कि भाई गिरिराज जी आए थे मिनिस्टर, तो उन्होंने 60,000 करोड़ बोला एक्सपोर्ट का, हैंडीक्राफ्ट का, आप उसको 1 लाख करोड़ तक आप लोगों ने, तो ये सब ऐसे ही होगा क्योंकि फर्नीचर का मार्केट बहुत बड़ा है और यूरोप है, अमेरिका है, और हम शायद उतनी डिमांड के लिए हमारे पास उतनी सप्लाई करने के लिए जो डिमांड है उसको मीट करने के लिए उतना प्रोडक्शन कैपेसिटी, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये क्योंकि रेगुलर ऑर्डर नहीं था, आपने काफ़ी डीप रिसर्च की है कि भाई जो फास्ट मूविंग आइटम है, जो ज़्यादा, जिसमें ज़्यादा हम लोग ग्रो कर सकते हैं, उस पर फोकस किया जाए। फर्नीचर में देखिए सर, आपका एक तो महंगा प्रोडक्ट होता है फर्नीचर, जगह भी ज़्यादा चाहिए। जगह ज़्यादा चाहिए। जब फर्नीचर महंगा होने की वजह से हम अपनी जो इकोनॉमी है उसको बढ़ा सकते हैं, उसको हम बहुत जल्दी बढ़ा सकते हैं। हाँ। आज जो हम 35,000 करोड़ पे जो चल रहे हैं, हाँ। और हमारा जो लक्ष्य है वो 60,000 करोड़ है। हाँ। तो हम उस लक्ष्य के नज़दीक फर्नीचर के बगैर नहीं पहुंच सकते, इसलिए हमने फर्नीचर को फोकस करा है। हाँ। और हम चाहते हैं कि फर्नीचर के एक्सपोर्टर्स को भरपूर तरीके से ऑर्डर मिले, जगह मिले, और हम डिफरेंट देशों में भी फर्नीचर को, जैसे मैं हाई पॉइंट में लेके जा रहा हूँ EPCH के माध्यम से। हाई पॉइंट का शो बहुत महंगा शो है, इंडिविजुअल कैपेसिटी पे एक्सपोर्टर्स का वहाँ पहुँचना बड़ा मुश्किल काम है। हम EPCH के माध्यम से वो जगह लीज पर ले रहे हैं, और उस लीज की जगह पे हम एक्सपोर्टर्स को वहाँ जगह देंगे, 1 साल तक के लिए मैनोटोरियम पीरियड देंगे, हम उनसे कुछ नहीं चार्ज करेंगे। अच्छा। 1 साल तक हम उनको सारी सुविधाएं देंगे। जब 1 साल के बाद अब एक मॉडल सेट हो जाएगा, लोगों को वहाँ से बिजनेस मिलना शुरू हो जाएगा, तब हम एक नॉमिनल चार्ज वहाँ उस शो का। जबरदस्त आपका सोच है सर, और इतना मेहनत करके, क्योंकि ऐसे ही कोई हवा में आइडिया नहीं आया, आपने पूरा रिसर्च किया, आपने समझा, और अपनी जो नीड है और अपनी कैपेसिटी को समझ के ये आपने बात की। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहूँगा, अभी खबर ऐसी चल रही है, मुझे कई सूत्रों से पता लगा है कि आपकी मीटिंग हुई है और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से मीटिंग हुई है, तो क्या ऐसा था उस मीटिंग के अंदर, क्या आपको कहा गया, अगर आप बताना चाहें ऐसा, अगर पब्लिक में। देखिए, मेरा ये बहुत सौभाग्य का समय था, और मेरे शायद बहुत अच्छे ग्रह चल रहे होंगे कि मैं प्रधानमंत्री जी तक पहुंच गया। हाँ सर, बड़े बड़े लोग नंबर नहीं मिल पाता, मंत्रियों का नंबर नहीं लगता सर। और मैं तो वहाँ ये सोच के गया था कि मुझे सिर्फ 10 मिनट का टाइम मिलेगा। अच्छा। उनके निवास पे। हाँ। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने 2 घंटे का टाइम दिया। प्रधानमंत्री उस समय बिहार के, पुतिन को भी नहीं मिला प्रधानमंत्री का, मतलब हाँ, उन्होंने 2 घंटे का टाइम दिया। इलेक्शन, बिहार के इलेक्शन थे, लेकिन वो 7 बजे उन्होंने मुझे अपने निवास, इसका मतलब बहुत सीरियस है। हाँ, बहुत सीरियस थे वो। और प्रधानमंत्री जी के जब हम कक्ष में पहुंचे मिलने के लिए, तो वहाँ प्रधानमंत्री जी के साथ साथ जो एक बहुत ही चौंकाने वाली बात थी कि फाइनेंस मिनिस्टर भी मौजूद थी। अच्छा। और कॉमर्स मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल भी वहाँ मौजूद थे। हाँ। कॉमर्स सेक्रेटरी वहाँ मौजूद थे। हाँ। और प्रधानमंत्री के जो सचिव हैं वो भी वहाँ मौजूद थे, और RBI के गवर्नर वहाँ मौजूद थे। पूरी सरकार वहाँ मौजूद थी। हाँ। और उन्होंने हमें पहले हमारी बात को उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समझा, सुना। उसके बाद उन्होंने उसका जवाब दिया, और उसमें से एक बात उनको इमीडिएटली बहुत अच्छी लगी, जो उन्होंने इमीडिएटली वहाँ फाइनेंस मिनिस्टर और कॉमर्स मिनिस्टर को बोला कि आप जस्ट इन टाइम वाली जो बात है। हाँ। मैंने उनको ये बताया था कि हम अभी चाइना से जो लैग कर रहे हैं, वो समय के ऊपर लैग कर रहे हैं। चाइना से जो माल जाता है अमेरिका या दूसरे देशों में, वो माल हमारा टाइम जो है अधिक है, उनका जो सेलिंग टाइम है वो कम है। तो उसके लिए मैंने उनको सॉल्यूशन दिया था कि हम
क्यों ना विदेशों के अंदर अपना एक वेयर हाउस खरीद लें और माल हमारा पहले वहाँ पड़ा हो, बायर वहाँ ऑर्डर प्लेस करे, हम तुरंत जो है उस माल को बायर के पास 5 दिन के अंदर डिलीवर करा दें। और इसको हम बोलते हैं जस्ट इन टाइम डिलीवरी। अच्छा, तो अभी देखिए वो पॉलिसी जो आई है सरकार की, वो इसी नाम से आई है, अच्छा। जस्ट इन टाइम। तो सर आपकी बात सुन ली गई? बात सुन ली गई, उन्होंने इमीडिएटली उस पर एक्शन लिया और वेयर हाउस के लिए सरकार ने हमें आर्थिक तरीके से मदद करने के लिए भी तो सब तरफ से आपको सपोर्ट मिल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज़ और मैं पूछूंगा, ये भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। 48 घंटे की बात बहुत हो रही है, आपने मंच पे से 48 घंटे आपको कोई काम दिया गया था 48 घंटे में, और ज़बरदस्त आपने टीम बना ली। जिनको हम अब तक सोर्सिंग एजेंट बोलते थे, आपने उनको सोर्सिंग प्रोफेशनल्स बोला है, SPA, और उन सब की ये 48 घंटे का चक्कर का, इतनी जल्दी में इतनी ज़बरदस्त टीम, और उसको आपने उसका काम क्या किसने कहा था कि ये करना है? EPCH जो है एक ऐसी संस्था है जो निर्यात से संबंधित कोई भी संस्था हो या कोई भी ग्रुप हो, वो उसके साथ में रहता है, क्योंकि हमारा लक्ष्य निर्यात को बढ़ाने का है। और जो सोर्सिंग एजेंट का जो नया ये प्लेटफॉर्म बना है SPA के नाम से, इसमें बहुत ऊर्जावान लोग हैं और इनके अंदर काम करने का एक स्पार्क है। EPCH को ऐसे लोग चाहिए, मुझे भी ऐसे लोग चाहिए जो काम, जिनके पास ना का शब्द ना हो और ये ना हो कि सब वो हम कल करेंगे, आज का काम आज ही निपटा करके हमें जाना है। यही हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है, इसी वजह से प्रधानमंत्री जी कामयाब हैं। दिन रात होके 48 घंटे में कैसे बना दी सर बॉडी? मतलब 48 घंटे में बॉडी बनाने का मतलब ये था कि हम इस फेयर में इस बॉडी को लॉन्च करें। अच्छा। जिससे जो है बायर्स को अगर कोई सोर्सिंग एजेंट चाहिए, तो वो उनको यहाँ पर एक मैच मेकिंग हो जाए। और उसमें क्योंकि बायर्स को सोर्सिंग एजेंट हर कंट्री के अंदर चाहिए, बिल्कुल, हिंदुस्तान में भी चाहिए, क्योंकि सोर्सिंग एजेंट हर समय समय की जरूरत है। भारत में रहता है, वो जब माल चेक करता है तो क्वालिटी बना करके वो जा रहा है नहीं जा रहा है माल, वो बायर की तरफ से देखता है, तो इससे एक्सपोर्टर्स को बहुत राहत होती है। उसके साथ साथ अगर कोई भी भूल चूक, क्योंकि हमारे काम में मैनुअल ह्यूमन पावर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व लगती है, तो ह्यूमन मिस्टेक्स बहुत हो जाती हैं। सोर्सिंग एजेंट उसको चेक करते हैं माल को भेजने से पहले, तो अगर कोई गलती हो रही होती है तो घर की चीज़ घर में ही ठीक होने के संभावनाएं बन जाती है। मतलब बहुत अच्छा, इससे एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, आप कह रहे हैं इससे? निश्चित रूप से एफिशिएंसी बढ़ेगी, काम करने की एफिशिएंसी बढ़ेगी, नुकसान बचेगा, पैसे का लॉस कम और गुडविल भी बनेगी, हमारे देश की गुडविल बनेगी, और जो माल बेच रहा है निर्यातक, उसकी गुडविल बनेगी। सोर्सिंग एजेंट की बात करें तो ये जो आपने ऑर्गेनाइजेशन बनाया, इसमें ट्रस्ट बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि ऐसा इंसान ही रखना पड़ेगा ना। तो ये भी अगर एक संस्था बन गई है तो ज़्यादा EPCH की नज़र रहेगी और आपकी नज़र रहेगी कि भाई वहाँ भी वही लोग हों जो एकदम जिन पर भरोसा किया जा सके, क्योंकि ये भरोसा देश का भरोसा है ना। जी बिल्कुल जो आप सही कह रहे हैं। और इसके लिए हम लोग अभी उस पर काम कर रहे हैं कि हमें किसको जो है लेकर के आना है, जो इसके लिए कुछ पैरामीटर्स होंगे। उसके लीडरशिप बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन है। अगर लीडर ही सही नहीं है संस्था का, तो संस्था जो है एक कोलैप्स कर जाती है। तो हमें इस बात का पूरी तरीके से ज्ञान है कि हम किस तरह से किसके हाथों में वो वॉकआउट देंगे। जो कि विशाल डिंगरा जी जो उसके मेंटोर हैं, वो इस स्ट्रेट के अंदर करीब 40 साल से अपनी सेवाएं कर रहे हैं, और उन्होंने 100 से 500 करोड़ रुपए तक का काम निर्यात को बढ़ाने के लिए अपनी कंपनी से करा है। बहुत बड़ी बात। तो ये बहुत बड़ी बात है। कहते हैं अगर 500 करोड़ का वो काम कर रहे हैं, और क्षेत्र सिर्फ हैंडीक्राफ्ट में मेटल नहीं है, उनका क्षेत्र कपड़ा भी है, उनके क्षेत्र आपका मेटल भी है, वुड भी है, मार्बल भी है, वो हर क्षेत्र के अंदर उनको जानकारी है। तो ऐसे लोगों की आवश्यकता है हिंदुस्तान को, और उनके दिशा निर्देश में ये इस काम को SPA अब आगे चलेगी। मुझे लगता है कि मैं उनको EPCH की तरफ से आश्वासन देना चाहता हूँ
कि हम लोग हर समय उनके साथ में हैं। जहाँ भी हमारी ज़रूरत उनको पड़ती है तो वो अवश्य हमारे दरवाजे हर समय खुले हुए हैं उनके, क्योंकि उनका भी एक ही लक्ष्य है कि देश का कैसे निर्यात बढ़े, और ईपीसीएच का भी यही लक्ष्य है। अच्छा, एक और बात आपने जो बहुत सारी बात है कि मैंने ज़्यादातर बायर से बात की, तो एक अलग तरह की ऊर्जा थी उसके अंदर। भारत को वो बहुत कहते हैं ना, बहुत ज़बरदस्त नज़र से देख रहे हैं कि भाई भविष्य की नज़र से देख रहे हैं भारत के साथ संबंधों को। वो यूरोप के थे, वो अमेरिका के थे, मैंने कई उनका रिव्यू लिया तो उनको बहुत पॉजिटिव एनर्जी थी। लेकिन उस पॉजिटिव एनर्जी के लिए आपकी जो टीम चल रही है, पूरा लग रही है, क्या लगता है कि जितना बायर आ रहा है, क्योंकि बायर भी था पहले दिन मैंने देखा लोग फ्री नहीं थे, मतलब हम भी बात करने में हमें समय लगा क्योंकि सब लोग बिजी थे, खुश थे सब लोग। एक्सपोर्टर्स भी अच्छा बोल रहे हैं कि फेयर अच्छा है, फेयर बढ़िया है। इसको कैसे कैप्चर करेंगे कि ये जो ऊर्जा बनी है, कहीं ऐसा ना हो सर कि वो कभी प्रोडक्शन कैपेसिटी की वजह से, किसी और कमी की वजह से इसको जो मोमेंटम बना है इसमें ब्रेक लग जाए। क्या क्या आप सावधानियां, सेफ गार्ड रखेंगे? देखिए, जब कोई भी फेयर लगता है किसी भी कोने में, हिंदुस्तान के या वर्ल्ड में, तो वहाँ मिक्स ओपिनियंस आती हैं। ओपिनियन जो है एक जैसी नहीं रहती किसी की। जब मिक्स ओपिनियन होती हैं तो उसमें कुछ लोग होते हैं जिनको कम काम मिलता है, कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत अच्छा काम मिलता है, लेकिन एवरेज देखना चाहिए। लेकिन एवरेज जो है जब निकल के आता है तो उससे अधिकतर लोग सेटिस्फाई होकर जाते हैं। कम और ज़्यादा एक ये अलग विषय है। हाँ। और अगर हमारे पास अच्छा प्रोडक्ट नहीं होगा, अच्छा, तो जो है कोई भी आप फेयर चले जाओ, दुनिया के किसी भी फेयर में चले जाओ, आप कितना भी पैसा खर्च कर दो, अगर प्रोडक्ट आपका अच्छा नहीं है तो वो फेयर कामयाब, और कोई सरकार आपको जिता नहीं सकती। कोई जीरो टैरिफ कुछ भी कर दो, अगर आप में दम नहीं है, आपको जो है आपके प्रोडक्ट में दम नहीं है, अपने प्रोडक्ट में दम डालना पड़ेगा। आपको अपनी टेक्नोलॉजी मेंटेन करनी पड़ेगी। रोज नई नई टेक्निक्स आ रही हैं फिनिश करने के लिए, कटिंग करने के लिए, लकड़ी की कटिंग करने के लिए, मार्बल की कटिंग करने के लिए। तो ये हमारा जो R&D वाला जो काम है, ये हमें स्वयं भी अपने आप करना चाहिए। उसके साथ साथ अपडेट रहना चाहिए। उसके साथ साथ ईपीसीएच ने एक लाइफ टाइम एक एरिया बनाया है, जिसमें अगर किसी को हेल्पलाइन करके, सॉरी लाइफ टाइम नहीं, हेल्पलाइन है वो, हेल्पलाइन करके एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, जिसमें जो है टेक्नोलॉजी के बारे में कोई जानकारी करनी है, उसके सोर्सेज के बारे में जानकारी करनी है, बाइंग एजेंट्स के बारे में जानकारी करनी है। अच्छा। और या आपको कोई अकाउंट से संबंधित कोई दिक्कत है, सरकार की जो पॉलिसीज आती हैं रोज, उसके लिए जानकारी करनी है। इस तरह की जानकारी हासिल करने के लिए ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। हमने जो है एक हेल्पलाइन क्रिएट कर रखी है, जिसके लिए वो हेल्पलाइन सुबह 10 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक वो हर समय ओपन रहती है। और उसके बाद अगर टेलीफोन पे कोई नहीं मिलता है 6 बजे के बाद, तो आप मेल पे अपनी इंक्वायरी उस पर भेज सकते हैं, और ईपीसीएच का रिवर्ट आएगा, जो रिवर्ट नेक्स्ट डे आपको रिवर्ट करेगा और आपसे बात करेगा। तो आप इन सब सुविधाओं को आप उपयोग करो। जितना आप उपयोग करोगे, जितना आप आगे बढ़ोगे, उतना सबका फायदा होगा। सर, बात तो हम बहुत करना चाहते थे, लेकिन आपकी समय की भी व्यस्तता है, क्योंकि आपको पूरा फेयर भी देखना है। अंत में हमारी ऑडियंस के साथ आप क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे उनको आगे मोटिवेशन मिले, चाहे एक्सपोर्टर हो, चाहे जो भी देखने वाले लोग हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे हिसाब से सबसे अच्छा क्षेत्र एक्सपोर्टर का क्षेत्र है। अगर जिस इंसान के आगे एक्सपोर्टर का शब्द लग जाता है, तो उसकी एक रेपुटेशन और उसका मान सम्मान दुनिया के अंदर एक बदल जाता है। आप घी का काम कर लें, तेल का काम कर लें, मिल लगा लें, कोई भी काम कर लें, बड़े से बड़ा काम कर लें, बड़े से बड़ा मुनाफे वाला काम कर लें, मुनाफा वो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन जब एक्सपोर्टर आप बन जाते हैं तो एक इमेज जो है आपकी दूसरे सामने वाले की निगाह में देश के हित में काम करते हैं, अलग बदल जाती है। तो
मैं तो ये चाहूँगा कि मुझे 60,000 करोड़ का अगर लक्ष्य मिला हुआ है पूरा करने के लिए, तो जितने ज़्यादा एक्सपोर्टर्स बढ़ेंगे हमारी कंट्री के, तभी मेरा लक्ष्य पूरा होगा। तो मैं चाहूँगा कि जो लोग एक्सपोर्टर नहीं भी हैं वो एक्सपोर्टर बने, और जो एक्सपोर्टर हैं वो खूब तरक्की करें। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी आपका जो आप आए। तो ये थे नीरज जी, चेयरमैन EPCH, और इन्होंने बड़ी बेबाकी से बात की, और बहुत, ये तो ज्ञान का खजाना है। मैं तो 2 घंटे भी बैठ सकता था, लेकिन समय की बाध्यता है। फिर कोशिश करेंगे इनसे बात करने की अगर मौका मिलता है, और मैं लगातार वीडियोस आपको देता रहूँगा। देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद। थैंक यू सर।